गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया आपके यूरोपोर्टेट सेफेलोपोर्टेट। आज का जो अपना टॉपिक है, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक ऑन साइक्लोस्टोमेट। 3-4 क्लासेस से अपना डिस्कस चल रहा है कि आप कोर्डेट को कैसे कैरेक्टराइज करते हो, कैसे उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, क्या क्या उनके अंदर सिमिलरिटीज आपस में देखते हो, लाइक यूरोपोर्डेट, सेफेलोपोर्डेट, साइक्लोस्टोमेट, और जो नीचे के आपके नॉन कोर्डेट हैं उनके बीच में क्या आपने डिफरेंसेस देखा। आज का जो अपना टॉपिक है, आज की जो अपना क्लास का टॉपिक है, वो साइक्लोस्टोमेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, सारी क्लासेस में मैंने आपको बताया, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब कैरेक्टराइज करते हैं, जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, हम क्या देखते हैं कि उसकी हैबिटेट क्या है। इट मींस वो ऑर्गेनिज्म कैसे सराउंडिंग में रहना पसंद करता है, किस सराउंडिंग में अपने आप को अडेप्ट करता है। अब आपने यूरोपोर्डेट को देखा, आपने सेफेलोपोर्डेट को देखा, दे आर मैराइन ऑर्गेनिज्म। वैसे ही आपका साइक्लोस्टोमेट भी क्या है, मैराइन है। लेकिन मैराइन के साथ साथ भी हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें बतानी होती है। क्या आपका ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर लिविंग है, क्या आपका ऑर्गेनिज्म मैराइन सी वाटर में रहता है। इसके केस में आपका जो जनरल हैबिटेट है उसमें आप उसको मेंशन करोगे। मैराइन तो है, मैराइन के साथ साथ आपका जो ऑर्गेनिज्म है साइक्लोस्टोमेट, वो क्या है, फ्रेश वाटर भी और सी वाटर के क्या है, वो दोनों टाइप की हैबिटेट शो करेगा। डिपेंड करेगा वो, इसके पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मोस्ट ऑफ साइक्लोस्टोमेट फिश के साथ चिपक के रहते हैं। क्या है वो एक तरह से फिश के ऊपर पैरासाइट नेचर के हैं। फिश के ऊपर चिपक के रहेगा, सिंपल सी बात है। अगर फिश फ्रेश वाटर लिविंग है तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, फ्रेश वाटर। उसकी हैबिटेट क्या होगी, फ्रेश वाटर में रहेगा। अगर फिश सी वाटर के अंदर रहने वाली है तो क्या होगा, वो सी वाटर के अंदर रहेगा। क्लियर। एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ वो मैराइन होगा और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होगा। फ्रेश वाटर सिंपल पानी, सी वाटर और मैराइन। क्लियर। उसके बाद आती है जो सेकंड मैंने आपको बताया, उसमें आती है आपकी हैबिट्स। हैबिट्स के अंदर क्या क्या बातें आती हैं। हैबिट्स के अंदर आती है कि आपकी बॉडी का डिवीजन क्या है, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका किस टाइप का है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस टाइप का है, आप बॉडी से इन आउट कैसे करते हो फूड पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको आप बॉडी से बाहर कैसे निकालते हो। ये सारी बातें जो है किसके अंदर आती हैं अपनी, ये सारी बातें आएंगी आपकी हैबिट के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बॉडी डिवीजन की। देखिए, जो प्रीवियस क्लासेस थी, जो आपका यूरोपोर्डेट, आपका सेफेलोपोर्डेट था, उनके अंदर भी मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपोर्डेट के अंदर मैंने बताया कि उसका जो बॉडी है वो सिर्फ 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा था। एक अपर पार्ट हुआ करता, दूसरा कौन सा पार्ट था, लोअर पार्ट, जिसको आप फुट बोला करते थे। उसके बाद जो सेकंड आपने पढ़ा, जो आपने ब्रैंकियोस्टोमेटा को पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या पाया, उसके अंदर पाया कि बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड रीजन, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन। सेम इसके अंदर भी क्या होगा, मैंने यहां मेंशन किया हुआ है कि बॉडी जो है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होगी, 3 पार्ट के अंदर। मोर्फोलॉजिकली the body of cyclostomates are divided in 3 region, particular head region होगा, trunk region होगा और tail region होगा। क्लियर। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइक्लोस्टोमेट, जो नाम से ही क्या पता चल रहा है, साइक्लो मतलब हुआ करता है साइक्लिक माउथ। इसका माउथ क्या होगा, राउंड शेप का होगा। ट्रू माउथ इनके अंदर प्रेजेंट ना होके सर्कुलर माउथ इनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या है, दूसरी बात आती है आपकी बॉडी अपेंडेजेस। बॉडी अपेंडेजेस
बॉडी अपेंडेसिस में आपके बॉडी के वो पार्ट्स आया करते हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हुआ करते हैं, व्हिच आर हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट करेंगे या लोकोमोशन करेंगे, उनके अंदर हेल्प करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो हायर ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं उनके अंदर जो लिम्स पार्ट हुआ करता है उनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी अपेंडेसिस बोलते हैं। इनके अंदर किनके अंदर, साइक्लोस्टोमेट के अंदर जो बॉडी अपेंडेसिस होगा वो किस फॉर्म में होगा, ओनली मिडल फिन्स आर प्रेजेंट। देखिए कंपेयर कीजिएगा, हमने सिफेलोपोडेट के अंदर आपको बताया कि उसके पास मिडल फिन, आपके डोर्सल फिन प्रेजेंट है, आपके कोडल फिन प्रेजेंट हुआ करते हैं। इनके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, बॉडी अपेंडेसिस में इनका क्या प्रेजेंट है, ओनली मिडल फिन्स जो है वो प्रेजेंट होगा। और दूसरा क्या होगा, इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन की अगर हम बात करें तो जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रॉपरली क्या होगा, एब्सेंट होगा। देखिए ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप का स्केलेटन सिस्टम हुआ करता है। फर्स्ट एक्सोस्केलेटन, द हार्ड कवरिंग व्हिच आर प्रेजेंट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, कहां पे प्रेजेंट हो, ऑन द सरफेस ऑफ एक्सटर्नल पार्ट। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके नेल्स आ जाते हैं, आपके हेयर्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एक्सोस्केलेटन के अंदर आते हैं। इन पर्टिकुलर साइक्लोस्टोमेट द एक्सोस्केलेटन आर प्रॉपर्ली एब्सेंट, ठीक है। और बात करें एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन जो है वो आपका प्रॉपर किस बेस का होगा, कार्टिलेज का। देखिए एंडोस्केलेटन भी दो टाइप का हुआ करता है, एक कार्टिलेजिनियस हुआ करता है, एक बोन का बना हुआ होता है। वैसे तो दोनों ही चीजें किस चीज की बनी हुई होती हैं, कैल्शियम के डिपोजिशन की होती हैं। अगर कैल्शियम और कार्बोनेट की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ डिपोजिशन हो रही है तो उस चीज से किस चीज का फॉर्मेशन हो जाया करता है, बोन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। कार्टिलेज हम क्या बोल सकते हैं, कार्टिलेज को, कार्टिलेज इज ए प्रिमिटिव बोन, ठीक है। एक स्मॉल अट्रैक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड कार्बोनेट, जो स्मॉल बॉन्डिंग है, जो लूज बॉन्डिंग जिसको आप बोल सकते हो, वो क्यों उस चीज से क्या बन जाता है, कार्टिलेज बन जाता है। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल स्केलेटन हुआ करता है, वो उसके कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट भी हुआ करते हैं, जैसे बोन जो है वो हार्ड स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं। अब मैंने इनकी बेसिक हैबिटेट क्या बताया कि साइक्लोस्टोमेट जो है मोस्टली पैरासाइट नेचर के हुआ करते हैं, फिश के ऊपर ही अपना सर्वाइव करते हैं, फिश का ही न्यूट्रिशन लिया करते हैं। तो अगर फिश कहीं से गुजर रही है, स्पोर वाटर के अंदर है, फिश अपना नॉर्मल हैबिटेट के अंदर है, अगर इनकी जो बॉडी है वो बोन की बनी हुई होगी तो थोड़ी सी हार्ड होगी, कार्टिलेज की बनी हुई है तो फिश के साथ साथ वो क्या करते चले जाते हैं, मूवमेंट करते चले जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो इनको सबसे यूनिक करेगा वो क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियसली दो पार्ट के अंदर कंप्लीट हुआ करता है, जितने भी आपके कोर्डेट हुआ करते हैं उनके अंदर ऐसा ही होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट के अंदर कंप्लीट होगा। एक होगी आपकी एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की भी एक अपनी आप में डेफिनेशन हुआ करती है, लोअर क्लासेस में आपने बहुत पढ़ा होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या लिखते हैं हम कि कोई ऐसा ट्रैक हुआ करता है जो माउथ से स्टार्ट होगा और एनएस रीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाया करता है। लेकिन हमने पाया कि जो आपका सिफेलोपोडेट है, सिफेलोपोडेट के केस में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था उनके अंदर कि उनके पास वही ऑर्गन थे, क्या काम करते थे, वही ऑर्गन फूड को एक तरह से रोटेट करवाया करते थे। आफ्टर जब फूड पार्टिकल आपका कहां से, बकल कैविटी से और डाइजेस्टिव सिस्टम में नीचे की ओर फेरिंक्स रीजन की ओर चला जाता था, तो फेरिंक्स रीजन में एक पर्टिकुलर राउंड शेप की क्या हुआ करती थी, वही ऑर्गन स्ट्रक्चर हुआ करती थी। इनके पास ऐसा नहीं हुआ करता था, इनके पास क्या होगा, साइक्लोस्टोमेट है, मैंने बोला कि किसके साथ चिपके रहते हैं, आपके फिश के साथ चिपके रहेंगे। फूड पार्टिकल क्या लेंगे, वो सक करेंगे, क्या कि जो आपकी फिश है उनका ब्लड को वो सक कर देंगे। तो उनकी मैकेनिज्म किनकी, जो आपके यूरोपोडेट, आपके सिफेलोपोडेट थे,
उनकी जो डाइजेस्टिव, जो ईटिंग मैकेनिज्म, जो इंजेस्ट, जो बॉडी के अंदर जाने, फूड पार्टिकल का अंदर जाने का मटेरियल था, वो बिल्कुल डिफरेंस होगा किससे? आपके साइक्लोस्टोमेट से। क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल, वो फूड पार्टिकल को कहां से ले रहे थे? वो फूड पार्टिकल को वाटर सराउंडिंग से ले रहे थे। साइक्लोस्टोमेट फूड पार्टिकल को कहां से लेंगे? जो आपकी फिश है जिसके ऊपर वो पैरासाइट बने हुए हैं, जो उनका होस्ट है, उसी का क्या कर लेंगे? ब्लड को सक कर लेंगे। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो माउथ है वो किस शेप का होगा? सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होगा, और आगे से कैसा होगा? नुकीला होगा। ठीक है, नुकीला होगा तो वो क्या करेगा? उसको चिपकने में किसके साथ? फिश के जो वेंट्रल रीजन के अंदर, मान लीजिए सपोज तो ये फिश है, कहां पे चिपका हुआ होगा? यहाँ पे आपका क्या होगा? वो पैरासाइट, मोस्ट ऑफ पैरासाइट किस नेचर के हुआ करते हैं, वो यहाँ पे चिपक के रहा। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? इसका जो होगा, माउथ सर्कुलर है, जो अब प्रेजेंट हो गया एब्सेंट, क्योंकि देखिए हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि एक टाइप के जेंथोस्टोमेटा होते हैं, एक के एजेंथोस्टोमेटा। तो एजेंथोस्टोमेटा है जो है इसके अंदर प्रॉपर्ली एब्सेंट होता होगा। और दूसरा क्या है कि पूरा ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, आपका ओसोफेगस आप लिखोगे, आप इसमें इंटेस्टाइन रीजन लिखोगे, देन क्या लिखोगे? एनएस रीजन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनकी सारी डिटेल ना लिखिए, हम सिर्फ क्या करेंगे? पार्ट मेंशन करेंगे। उसमें जो फोकस करने की बात है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, वो क्या है कि माउथ जो है वो सर्कुलर होगा, कुछ ऐसा नुकीला होगा जो कि किसके साथ? आपकी फिश के साथ चिपक के रहे। ठीक है, वहां से क्या करे? ब्लड को सक कर ले और एलिमेंट्री कैनाल की ओर पास कर दे। सेकंड, इसके अंदर क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ जाती है तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंपली डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ही क्या हुआ करता है? देखिए लोअर क्लासेस में आपकी डेफिनेशन कुछ अलग बताई जाती है। रेस्पिरेशन का सिर्फ इतना मतलब नहीं हुआ करता है, किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आप ऑक्सीजन ले लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हो, तो वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस हो जाया करता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो आपने फूड पार्टिकल लिया उसका आप क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाओगे, सिंपल सी बात है, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और वो ऑक्सीजन आएगी कहां से? वो सिंपली आएगी आपकी ब्रीदिंग से, आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस से, आपकी जो एनवायरमेंटल एयर है उसके अंदर से आप ऑक्सीजन लेके आप बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन कंप्लीट कब होगा? जब आप फूड पार्टिकल की क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करवा दो। रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में लोअर ऑर्गेनिज्म में, और खासकर जो ऑर्गेनिज्म वाटर लिविंग हुआ करते हैं, या फिर हम बोले कि जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, दिल से जो रेस्पिरेशन करते हैं, वो फूड पार्टिकल को ऑक्सीजन देने के लिए, या फिर हम सिंपली ये बोले कि फूड का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मैकेनिज्म कितने करेंगे? दो। फर्स्ट मैकेनिज्म डिजोल्व ऑक्सीजन, जो वाटर के अंदर क्या है? डिजोल्व। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल, जो हायर ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग के बारे में हमने खूब पढ़ रखा है कि ह्यूमन बीइंग सिंपली क्या करेगा? उसके पास एक रेस्पिरेटरी पर्टिकुलर ट्रैक हुआ करता है, रेस्पिरेशन करेगा, इट मींस ऑक्सीजन लेगा कहां से? एनवायरनमेंट से। लंग्स के पास क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन। लेकिन जो आपके गिल स्लिट्स हैं वो कैसी ऑक्सीजन लेंगे? गिल स्लिट्स तो किसके कहां प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के किसी ना किसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोस्टोमेट में भी ऐसा ही हुआ करता है। क्या होगा साइक्लोस्टोमेट में कि इसके पास 6 to 14, क्या याद रखोगे आप? रेस्पिरेशन के लिए आपके पास क्या होंगे? 6 to 14 आपके पेयर्स ऑफ इंटरनल गिल स्लिट्स क्या होंगे? 6 से लेके और 14 तक पेयर में। अब ये 6 to 14 का मतलब क्या है? ऐसा नहीं हुआ करता कि किसी
ऑर्गेनिज्म में एक ही स्पीसीज के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म में आपको 6 गिल स्लिट्स मिलेंगे, किसी में 14। हम बात किसकी कर रहे हैं? जनरल साइक्लोस्टोमेट की। साइक्लोस्टोमेट के अंदर काफी सारे स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज के अंदर किसी के अंदर 6 मिलेंगे, किसी के अंदर 7 पेयर, किसी के अंदर 8, ऐसे करके 6 to 14 जो है वो गिल स्लिट्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। दूसरा क्या भी हुआ करता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी साइक्लोस्टोमेट की, तो जो डिमांड होगी ऑक्सीजन की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी अगर आपकी ग्रोथ कर रही है तो उसके अंदर फूड पार्टिकल की, न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी, या डिमांड आपकी न्यूट्रिशन की ज्यादा होगी। और न्यूट्रिशन की अगर डिमांड ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन आप ज्यादा करोगे तो सिंपल सी बात क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि एनवायरनमेंट है आपके पास और आप डायरेक्ट ले लोगे। आपके पास वही वाटर पड़ा है, वाटर के अंदर से आपने डिजोल्व ऑक्सीजन लेनी है, तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? आपके नंबर ऑफ गिल स्लिट्स ही इंक्रीज करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के केस में हम देखते हैं, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि लंग्स जो है, लंग्स की कैपेसिटी, जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, आपके लंग्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हुआ करता है जिसको आप नाम देते हो अल्वेओलाइज, वो भी क्या होते चले जाते हैं? वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। वैसे ही जैसे जैसे साइक्लोस्टोमेट की एज बढ़ेगी, उसी के साथ साथ पेयर ऑफ गिल स्लिट्स क्या होते चले जाएंगे? इंक्रीज होते चले जाएंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर आपका नंबर ना देके क्या बताया गया है कि गिल स्लिट्स कितने होंगे? 6 to 14 पेयर के अंदर होंगे। और कैसे होंगे? इंटरनल गिल स्लिट्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। तीसरा आपका आता है रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन मैकेनिज्म। तीसरा कौन-सा? एक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, दूसरा रेस्पिरेशन देखा, तीसरा आपका क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, बेसिकली हम जो हायर ऑर्गेनिज्म का पढ़ा करते हैं, या फिर मैं बोलूं कि वर्टिब्रेट का हम पढ़ा करते हैं, या पर्टिकुलरली आपने जो पढ़ रखा है वो मैं बोलूं कि ह्यूमन बीइंग का अगर आप देखते हो तो कितना सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ करता है कि कोई भी फ्लूइड मटेरियल या कोई आपका पर्टिकुलर हम बोले कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके और पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। इनके अंदर सर्कुलेशन में क्या होगा? फ्लूइड मटेरियल होगा। ट्रू ब्लड इनके पास प्रेजेंट नहीं होगा। ट्रू ब्लड किसको बोलेंगे? हमने एक ब्लड की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि ब्लड की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, कुछ पर्टिकुलर उसके अंदर कंटेंट हो, जैसे WBC, RBC, ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हो। और कलर्ड ब्लड किसका होता है? जैसे रेड ब्लड हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर या वर्टिब्रेट के अंदर, उस टाइप का साइक्लोस्टोमेट के अंदर नहीं हुआ करता। क्यों? क्या रीजन? रीजन इज वेरी सिंपल। क्या रीजन होगा कि इनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। जो साइक्लोस्टोमेट की सेल है, ब्लड सेल है, उनके पास क्या नहीं हुआ करता? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं हुआ करता। और दूसरी बात क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना होगा तो वो ब्लड पर्टिकुलर कैसा बोला जाएगा? उस ब्लड को आप बोलोगे कि ये कैसा है? कलरलेस ब्लड है। और इसके साथ साथ हार्ट जो है वो इसके अंदर डेवलप हुआ है। हार्ट कितने चैम्बर का? 2 चैम्बर, ठीक है। इसके अंदर आपको का मेंशन है कि एक ऑरिकल होगा लार्ज साइज का, एक वेंट्रिकल होगा। अब से पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि जो आपने यूरोकोर्डेट में, आपने सिफेलोकोर्डेट में पढ़ा कि हार्ट की एक स्ट्रक्चर, एक कैविटी प्रेजेंट है। बेसिकली हार्ट की एक डेफिनेशन क्या हुआ करती है कि हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो कि क्या करता है? किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से, बॉडी के पार्ट से ब्लड को गेन करता है, ब्लड को ले लिया करता है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। फिर देखिए एक कोई पर्टिकुलर साइट है, वहां पे ब्लड आया या कोई भी फ्लूइड आया, ठीक है, कैपिलरी के थ्रू, और ये क्लोज है,
क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। उसके लिए उस ब्लड को दूसरे किसी कैविटी के अंदर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई हमें वाल्व चाहिए। यूरोकोर्डेट के अंदर, सेफेलोकोर्डेट के अंदर मैंने ऐसा बोला कि एक कैविटी प्रेजेंट हुआ करती है, कहां पे, बीच में प्रेजेंट होगी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के, लेकिन वो पंपिंग ऑर्गन का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ये भी बताया गया कि उनके पास कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं हुआ करता, कोई ऐसे स्पेसिफिक ओपनिंग नहीं हुआ करती जिसके थ्रू वो प्रेशर रिलीज किया जा सके। बट इन साइक्लोस्टोमेट क्या होगा, जो हार्ट है वो कितने चेंबर का है, 2 चेंबर हार्ट प्रेजेंट हुआ करता है। अब उन चेंबर के बीच में कोई ना कोई क्या होगी, ओपनिंग भी होगी, और उनके अंदर क्या हुआ करता है, एक तरह से जो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर हुआ करती है, उनमें पार्शियली वाल्व प्रेजेंट हुआ करते हैं। क्या प्रेजेंट हुआ करते हैं, वाल्व प्रेजेंट हुआ करते हैं, जो कि प्रेशर क्रिएट किया करते हैं, जिसके लिए आपके ब्लड के फ्लो के लिए। दूसरा एक हुआ करता है पोर्टल सिस्टम हुआ करता है। आपने पढ़ा होगा कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, आपका रीनल पोर्टल सिस्टम है। इट मींस जो हार्ट से जो कैपिलरी निकल रही है वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी के साथ अटैचमेंट हुआ करता है, आपके दूसरे और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैचमेंट हुआ करता है। तो वो सारी चीजें इनके पास पोर्टल सिस्टम भी क्या है, प्रेजेंट हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट आपका कि नर्वस सिस्टम इनके पास कैसा हुआ करता है। देखिए हमने 4 सिस्टम पढ़े हैं अब तक, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये है आपका लास्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा, यूरोकोर्डेट और सेफेलोकोर्डेट में आपने पाया कि उनके पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। कितने टाइप का, 2 टाइप का प्रेजेंट है, कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, और उनके अंदर मैंने ऐसा भी बताया कि आपका जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ करता, पार्शियली डेवलप हुआ करता होगा। इनके अंदर क्या है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो रखा है, कितने पार्ट के अंदर, 2 पार्ट के अंदर, जो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हुआ करता है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाता है, एक आता है आपका सीएनएस, जिसको आप बोलते हो क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है आपका पीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा आता है आपका एएनएस। ये कौन सा हुआ करता है, इसको बोला जाता है क्या, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिकली फिर से 2 पार्ट हो जाया करते हैं। कौन कौन से, एक आपकी होती है ब्रेन और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कोड। दोनों का दोनों क्या इसके अंदर आपके साइक्लोस्टोमेट के अंदर दोनों के दोनों क्या हुआ करते हैं, प्रेजेंट हुआ करते हैं, और वेल डेवलप्ड फॉर्म के अंदर हुआ करते हैं। आपका पीएनएस के अंदर क्या आता है, आपका जो नर्व हुआ करती हैं वो हुआ करती है, आपकी स्पाइनल नर्व हुआ करती है, आपकी क्रेनियल नर्व हुआ करती है। इन साइक्लोस्टोमेट पर पर्टिकुलरली 8 to 10 पेयर क्या हुआ करती है, क्रेनियल नर्व प्रेजेंट हुआ करती है। कितनी, 8 to 10। देखिए जो भी आपकी प्रीवियस दोनों टाइप स्टडीज हुई हैं, चाहे बात करूं मैं आपके यूरोकोर्डेट की, चाहे बात करूं मैं आपके सेफेलोकोर्डेट की, दोनों के अंदर हमने ऐसा तो आपको बताया कि जो है आपका नर्वस सिस्टम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रखा है, या 2 पार्ट के अंदर, क्योंकि उनके अंदर बेसिकली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप फॉर्म के अंदर नहीं हुआ करता था। तो हमने आपको सिर्फ यही बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर भी ब्रेन, आपकी स्पाइनल कोड अलग से डिवाइड नहीं है, एक पर्टिकुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा करते थे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मैंने आपको क्या बताया कि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस टाइप की कोई क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व अलग से कोई काउंटिंग नहीं हुआ करती थी। हम बोल देते थे कि गैंग्लिया के थ्रू ये सारी की सारी, गैंग्लिया एक तरह से जो नर्व इंपल्स है उन्हीं की लोअर डिजिट हम बोल सकते हैं, या लेस डेवलप फॉर्म बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट उनके अंदर हुआ करती थी। लेकिन
यहां पे साइक्लोस्टोमेट के अंदर क्या चीज डेवलप होके आई है, इनके पास 8 to 10 पेयर ऑफ क्या हुआ करती हैं, क्रेनियल नर्व प्रेजेंट हुआ करती हैं। ये आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है। और इसके अंदर एक और बात लिखी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आर वीकली डेवलप्ड। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैसा है, प्रेजेंट है, डेवलप है, लेकिन वीक फॉर्म के अंदर डेवलप है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैसा है, वीकली डेवलप। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी लोअर क्लास में एक हम डेफिनेशन पढ़ा करते थे कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कॉल्ड नर्वस सिस्टम। कंट्रोल आपका कौन कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपली हम यही पढ़ा करते हैं कि ब्रेन जो है वो आपके जो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन किसका हुआ करता है, कोऑर्डिनेशन हुआ करता है आपके पीएनएस, जो आपकी क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल नर्व, जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, एक वायर की तरह जो है आपकी बॉडी के अंदर फैली हुई है। वही तो इंपल्स, वही उन्हीं के रिसेप्टर आपकी बॉडी से इंपल्स को लेते हैं और किसके पास भेज देते हैं, ब्रेन के पास भेज देते हैं। ब्रेन डिसाइड कर लेता है कि अब आपको करना क्या है। ये दो चीजें तो हमें समझ में आती हैं। बचा तीसरा कौन सा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक्चुअल में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है क्या, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वो इनवॉलंटरी रिएक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर हुआ करती हैं और आपके बस में नहीं हुआ करती। फॉर एग्जांपल, आपकी हार्ट बीट, आपके न्यूट्रिशन मैकेनिज्म, आपकी रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, आपकी एक्सक्रीशन मैकेनिज्म, आपकी सर्कुलेशन मैकेनिज्म। देखिए, जब ऑटोनोमस या इनवॉलंटरी रिएक्शन की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ 2-3 बातें आती हैं कि आपके हार्ट का बीट करना, हार्ट बीटिंग, आपकी आईज जो पलक हैं वो झपक रहे हैं। ये बेसिक एग्जांपल है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी कितना न्यूट्रिशन ले रही है, आपकी बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीडेशन हो चुका है, कितनी रिएक्शन आपके अंदर इन्वॉल्व हुई है, कितने ब्लड को का सर्कुलेट आपकी बॉडी कर रही है, वो भी तो आपके कंट्रोल में नहीं हुआ करता। ये भी किसका पार्ट हुआ करते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ करता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप का हुआ करता है, एक पेरिफेरल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका हुआ करता है, सॉरी, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में क्या आता है, कोई ऐसी मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी एक्टिविटी को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, या ये तो वाटर लिविंग है, साइक्लोस्टोमेट वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे इनका क्या हो जाए, इनका जो सर्कुलेशन मैकेनिज्म है वो इंक्रीज हो जाए। या हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मान लीजिए कोई आपने ऐसा एक्सीडेंट देखा जिससे आपकी हार्ट बीट, आपकी नॉर्मल मैकेनिज्म है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए आपकी हार्ट बीट 72 थी और वो 80 के पास चली गई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार 80 पे चली गई तो थ्रू आउट लाइफ आपकी जो हार्ट बीट है वो क्या रहेगी, 80 रहेगी। ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो अपना नॉर्मल में आएगी। नॉर्मल में कितना, 72 के आसपास आएगी। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो लास्ट आपका पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में कौन सी चीजें आती हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है वो दो नेचर के हुआ करते हैं, एक आपके कोएगुलोथर्म, दूसरे होम्योथर्म। जो आपके साइक्लोस्टोमेट हैं किस नेचर के हैं, कोएगुलोथर्म नेचर के। कोएगुलोथर्म कौन से ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपके सारे के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसका जो टाइप स्टडी हमें करना है पेट्रोमाइजोन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।